नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को हम खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, मशहूर हिंदी फिल्म दामिनी का यह डायलॉग आज शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर हो रही सुनवाई को परिभाषित कर रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई आज भी पूरी नहीं हुई। कल दोपहर 2:30 बजे एक बार फिर यह सुनवाई आगे बढ़ेगी। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अगर कल 1 घंटे में जवाब दे देंगे तो कल ही फैसला हो जाएगा। आज कोर्ट में क्या हुआ, आर्यन के वकीलों ने कोर्ट में कौन सी दलीलें रखी और अब आगे क्या हो सकता है, आर्यन जमानत की सांप सीढ़ी को पार करके अपने घर कब जा पाएंगे, जा भी पाएंगे या अभी नहीं, कोर्ट के अंदर के एक एक डिटेल का पूरा विश्लेषण हम खबरदार में करेंगे। एनसीपी के नेता नवाब मलिक लगातार वानखेड़े वाली पिच पर बैटिंग कर रहे हैं और आरोपों के लंबे लंबे शॉट मार रहे हैं, जिनसे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। नवाब मलिक ने आज समीर वानखेड़े का एक निकाहनामा रिलीज कर दिया। आरोप लगाया कि वो मुसलमान है और उन्होंने दलित प्रमाण पत्र के जरिए इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का पद हासिल किया। इसके बाद किस तरह मुश्किल सवालों ने पूरे के पूरे वानखेड़े परिवार को चारों तरफ से घेर लिया, इसका गहरा विश्लेषण हम करेंगे। ये जो कुछ हो रहा है उससे क्रूज ड्रग्स केस और भी पेचीदा हो गया है। T20 वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान को भारत से एक जीत क्या मिली, वहां पर जेंटलमैन्स गेम की परिभाषा बदल गई। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद इस जीत को पहले ही इस्लाम की जीत बता चुके हैं और अब वहां की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान वकार यूनुस ने भी इस जीत में मजहबी रंग ढूंढ लिया। वकार यूनुस ने ऐसा क्या बयान दिया कि इंटरनेट पर उनकी जबरदस्त धुलाई होने लगी और 24 घंटे के अंदर वकार को माफी मांगनी पड़ी। ये सारी चीजें आपको हम बताएंगे। और आज ये देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी कांड को लेकर सरकार पर कौन सी तल्ख टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने जासूसी कांड की जांच के लिए जो कमेटी बनाई है उसमें कौन कौन से लोग हैं, आज कोर्ट के फैसले में जॉर्ज ऑवेल के उपन्यास के एक अंश से लेकर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक कथन तक कई दिलचस्प बातें लिखी थी। इसका विश्लेषण विस्तार से देखिएगा। लेकिन सबसे पहले बात क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत वाली मन्नत की। आज एक बार फिर यह अधूरी रह गई क्योंकि आर्यन की जमानत पर सुनवाई एक दिन और टल गई है। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में बहस पूरी नहीं हो सकी, इसीलिए अब सुनवाई गुरुवार को जारी रहेगी। हालांकि तीनों आरोपियों आर्यन, अरबाज और मुनमुन के वकीलों की तरफ से बहस पूरी हो चुकी है और अब गुरुवार को एनसीबी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह अदालत में पक्ष रखेंगे। यानी 8 अक्टूबर से जेल में बंद आर्यन खान को आज की रात भी आर्थर रोड जेल में ही काटनी होगी। वैसे आज करीब 1.25 घंटे चली सुनवाई के दौरान अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई और आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने लगातार दूसरे दिन जमानत के पक्ष में जो दलीलें पेश की उनके बारे में हम आपको बताते हैं। वकील अमित देसाई ने कहा कि आप आर्यन खान का अरेस्ट मेमो देखिए, एनसीबी के पास गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत नहीं है। अमित देसाई ने दलील दी कि गिरफ्तारी उस अपराध के लिए हुई है जो हुआ ही नहीं। वकील देसाई ने कहा कि एनसीबी जिस साजिश की बात कर रही है उसे साबित करने के लिए जो व्हाट्सएप चैट कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं उन चैट्स का गिरफ्तारी से कोई लेना देना नहीं है। वकील देसाई ने कहा कि 65B के तहत कोर्ट में एनसीबी के ये सबूत मान्य नहीं है। वकील अमित देसाई की दलीलों के बीच आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने भी जमानत पर जोर देते हुए अपना पक्ष रखा। रोहतगी ने कहा कि अरेस्ट मेमो गिरफ्तारी के सही आधार नहीं देता है। आपको बता दें कि अरेस्ट मेमो वो दस्तावेज होता है जिसमें गिरफ्तारी का आधार, तारीख और समय लिखा जाता है। पुलिस इसमें 2 स्वतंत्र गवाहों और आरोपी के हस्ताक्षर करवाती है। रोहतगी ने कहा कि इस केस की जांच आर्यन को जमानत मिलने के बाद भी जारी रह सकती है। रोहतगी ने दलील दी कि संविधान का आर्टिकल 22 सीआरपीसी के सेक्शन 50 के मुकाबले ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके तहत किसी भी शख्स को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे उसकी गिरफ्तारी की वजह की जानकारी न हो। रोहतगी ने यह भी कहा कि हमारे पास व्हाट्सएप चैट का एक्सेस नहीं है। उन्होंने कहा कि एनसीबी के पास चैट्स हैं और वो हमें यह बताए बिना कि क्या रिकवर किया है हमें गुमराह कर रहा है। करीब 1.25 घंटे सुनवाई चली। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि एएसडी अनिल सिंह कल 1 घंटे में जवाब दे देंगे, जिसके बाद कल ही जमानत की सुनवाई खत्म करके कोर्ट अपना फैसला सुनाने की कोशिश करेगी। ये तीनों के ऊपर जो भी सेक्शंस लगे हुए हैं वो सेक्शन सबके कॉमन है और अरेस्ट के टाइम पे भी यही सेक्शंस पुट अप हुए थे, इंक्लूडिंग सेक्शन 35 जो कि मेंटल स्टेट की बात करता है
उसके बाद आगे जब रिमांड कैरी ऑन हुआ है, तब इन्होंने सेक्शन 29 इन्वोक किया है, जो कि कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड है, क्योंकि सेक्शन 29 जो है वो एनडीपीएस का वो कंप्लीट नहीं है अब हमारे सबमिशन में, और इसीलिए हमने आज कोर्ट को भी ये रिक्वेस्ट किया है कि 29 सेक्शन के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन आना जरूरी है, क्योंकि 29 सेक्शन जो है वो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, लेकिन किस तरह की कॉन्स्पिरेसी, स्मॉल क्वांटिटी की, इंटरमीडिएट की या कमर्शियल के लिए, उसके बारे में ये साइलेंट है। तो अब गुरुवार को यानी कल एनसीबी के वकील आर्यन खान की जमानत के विरोध में अपनी फाइनल दलीलें पेश करेंगे। वैसे मंगलवार को एनसीबी ने हाईकोर्ट के सामने हलफनामे में वो तर्क दिए जिनके आधार पर आर्यन खान को बेल नहीं मिलनी चाहिए। एनसीबी ने कहा कि 23 अक्टूबर 2021 को गवाह प्रभाकर सैल ने जो कथित हलफनामा दाखिल किया है, उससे यह बात साफ हो गई है कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। इस मामले की जांच के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने के साफ उदाहरण के आधार पर आर्यन की जमानत अर्जी खारिज की जा सकती है। आर्यन खान से संबंधित कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पता चला है, जो कि प्रथम दृष्टया अवैध ड्रग्स खरीद की ओर इशारा कर रहे हैं। इस मामले में जांच की आवश्यकता है ताकि विदेशी कनेक्शन की जांच ठीक से की जा सके। एनसीबी ने कहा कि इस केस में संबंधित विदेशी एजेंसी से संपर्क किया जाना है और इस काम में समय लगेगा। एनसीबी के हलफनामे के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मंगलवार को आर्यन के वकील रोहतगी ने एनसीबी की पूरी थ्योरी को खारिज करते हुए आर्यन को बेकसूर बताया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि आज आर्यन को जमानत मिल जाएगी। इसी आस में आज शाहरुख खान की सुनवाई में पहुंचने की भी खबरें थीं, लेकिन शाहरुख कोर्ट नहीं पहुंचे। शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि आर्यन के केस की सुनवाई के साथ साथ जमानत की मन्नत भी आज पूरी नहीं हो पाएगी। ड्रग्स केस में आर्यन खान बहुत बुरे फंसे हुए हैं। वैसे फंस तो उन्हें गिरफ्तार करने वाले एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े भी गए हैं, जिनका एक निकाहनामा आज नवाब मलिक ने रिलीज किया और आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े मुसलमान हैं, जिन्होंने दलित प्रमाण पत्र के जरिए इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज यानी आईआरएस का पद हासिल किया। तो आखिर उस निकाहनामे में ऐसा क्या है जो समीर वानखेड़े के धर्म पर बखेड़ा खड़ा हो गया है, इसे आपको हम विस्तार से समझाते हैं। अरे what questions you are asking me? अरे what questions you are asking me? अरे what questions you are asking me? समीर वानखेड़े जिस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो सवाल नवाब मलिक ने पूछा है। ये निकाहनामा दिखाकर दावा है कि समीर दाऊद वानखेड़े ने पहली शादी शबाना जाहिद कुरैशी से की थी, जो 7 दिसंबर 2006 में हुई थी। दावा है कि गवाह नंबर 2 यानी अजीज खान समीर दाऊद वानखेड़े की बड़ी बहन यास्मीन दाऊद वानखेड़े का पति था और इस निकाहनामे में मेहर की रकम 33,000 रुपए तय पाई गई थी। निकाहनामे में दर्ज है कि समीर वानखेड़े मुसलमान हैं और उनका पूरा नाम समीर दाऊद वानखेड़े है। नवाब मलिक का दावा है कि समीर वानखेड़े दलित कोटे से सरकारी अधिकारी बने, ये फर्जीवाड़ा है। जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये जो कागजात हमने डाले वो असली हैं, सरकारी ऑफिस का दस्तावेज है। उसमें गौर से देखा जाए तो टेम्पर करके 20 साल के बाद उसमें एक सर्कल लगा के स्टार बनाया गया और अलग से 20 साल के बाद जो नाम का खेल है उसके अंदर भी खेला गया। समीर दाऊद वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया और उस सर्टिफिकेट के आधार पर कंपटीशन में बैठे आईआरएस का पद हासिल किया। नवाब मलिक पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े का ये निकाहनामा असली है, जिसकी विश्वसनीयता पर इस निकाह को करवाने वाले काजी भी अपनी मुहर लगा चुके हैं, जिनके निकाहनामे पर साइन भी है। आपने पढ़ा? हाँ, मैंने पढ़ाया है, बिल्कुल सही है। हाँ। और उस वक्त में समीर शबाना हाँ। और इनके बाप पूरी खानदान सब मुसलमान थे, सब मुसलमान। हाँ, अगर ये जाहिर होता कि समीर हिंदू हैं तो निकाह ही नहीं होता हमारी शरीयत में, और काजी शरीयत के खिलाफ निकाह ही नहीं पढ़ाता। जब वहाँ सब सज जाता मामला, उसके बाद काजी जाता है, 15 मिनट में निकाह पढ़ा के वो चला आता है। दावत खाना वगैरह दावत रहती है, खा लेता, उसके बाद चला आता। जी, पूरे इस्लाम तौर तरीके से ये शादी हुई? इस्लामी तौर तरीके से शादी हुई। सब मुसलमान थे, गवाह भी मुसलमान थे, वकील भी मुसलमान थे,
और माँ बाप भी मुसलमान थे। नवाब मलिक के आरोप और निकाह करवाने वाले काजी ही नहीं बल्कि खुद समीर वानखेड़े का परिवार इस निकाहनामे को कबूल कर चुका है। वैसे निकाहनामे के प्रमाण पत्र से पहले नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का जन्म प्रमाण पत्र भी सार्वजनिक किया था। समीर के जन्म प्रमाण पत्र में उनके पिता का नाम दाऊद के वानखेड़े है और निकाहनामे में समीर का नाम समीर दाऊद वानखेड़े है। यानी निकाहनामे और जन्म प्रमाण पत्र दोनों में समीर के पिता का नाम दाऊद है। इस पर उनके पिता ज्ञानेश्वर वानखेड़े की प्रतिक्रिया काफी अहम हो जाती है। हमेशा कहते आया हूँ, 15 दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। मेरा नाम ज्ञानदेव कथुरूजी वानखेड़े है। मैं कितनी बार सब लोगों को बता रहा हूँ। फिर अभी नवाब मलिक ये निकाहनामा लगा कर मेरे जाति पे, मेरे धर्म पे और वो ड्रग पे क्या लेना देना कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। आरोप इसलिए लग रहे क्योंकि देखिए ये निकाहनामा है, ये निकाहनामा तो सही होगा। मेरे बेटी की शादी सही हुई है, डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई, निकाहनामा में हम भी थे। समीर के पिता ज्ञानेश्वर वानखेड़े का बयान काफी गोलमोल सा लगता है। उनका बयान बेहद कंफ्यूजिंग है। पहला कंफ्यूजन तो ये है कि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन बेटे समीर के जन्म प्रमाण पत्र में उनका नाम दाऊद के वानखेड़े है। दूसरा कंफ्यूजन ये है कि निकाहनामे में समीर के नाम के बीच में दाऊद है, लेकिन उनके पिता कह रहे हैं कि उनका नाम दाऊद नहीं है। तीसरा कंफ्यूजन ये है कि अगर निकाहनामा और जन्म प्रमाण पत्र सही है तो फिर समीर का धर्म हिंदू कैसे हुआ। और चौथा कंफ्यूजन ये है कि अगर समीर मुसलमान है तो दलित कैसे हुए और दलित कोटे से अधिकारी बने तो कैसे। लगता है कि इस कंफ्यूजन को समीर वानखेड़े फिलहाल कंफ्यूजन ही बने रहने देना चाहते हैं। समीर सर कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, सर आप पर आरोप लग रहे हैं सर, लगातार पर्सनल अटैक हो रहा है। सब झूठे हैं। पर्सनल अटैक लग रहा है सर आप पर। रिप्लाई करेंगे उसका। सर समीर वानखेड़े सीधे बात करने के लिए आप देख पा रहे हैं। बर्थ सर्टिफिकेट निकालने वाले हो कौन आप? क्या है हक आपके पास किसी ब्यूरोक्रेट किसी की बर्थ सर्टिफिकेट निकालने का? आप क्यों निकाल रहे हो उनकी बर्थ सर्टिफिकेट? समीर वानखेड़े का परिवार मान चुका है कि बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर मैरिज सर्टिफिकेट तक सब असली है, लेकिन दोनों सर्टिफिकेट में जो डिटेल्स हैं वो उन्हें कबूल नहीं है। लेकिन नवाब मलिक भी जी जान से जुटे हुए हैं। देश का कानून कहता है कि कोई व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता हो, एक बार उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसे शेड्यूल कास्ट का जो भी फायदा है वो नहीं मिलता। लड़ाई ये है कि गरीब दलित का अधिकार छीना गया और निश्चित रूप से ये हम लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे और निश्चित रूप से कानून के तहत कार्रवाई होगी। ड्रग्स केस में शाहरुख के बेटे आर्यन खान ने जितनी सुर्खियां बटोरी है उतनी ही सुर्खियां समीर वानखेड़े के धर्म का विवाद भी बटोर रहा है। ऊपर से आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर समीर वानखेड़े की ईमानदारी पर भी सवाल तो उठ ही चुके हैं। सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। वैसे तो क्रूज ड्रग्स केस से पहले भी समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड में नशे के कारोबार पर कई बार रेड डाली थी, लेकिन आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद समीर वानखेड़े को रातों रात जो शोहरत हासिल हुई, उसने जिन लोगों के मन में समीर के बारे में और ज्यादा जानने की उत्सुकता बढ़ी, ऐसे लोगों में एनसीपी नेता नवाब मलिक भी शामिल हैं। उन्होंने समीर वानखेड़े की पूरी जनकुंडली ही खंगाल मारी, जिसके बाद अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई कि समीर वानखेड़े की मुस्लिम रीति रिवाज से शादी हुई थी, जिसमें उनके पिता का नाम दाऊद के वानखेड़े और उनकी बहन का नाम यास्मीन है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे? इसे समझने के लिए समीर वानखेड़े की फैमिली ट्री आपको देखनी होगी। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े का जन्म महाराष्ट्र के एक दलित परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने मुस्लिम महिला जाहिदा बानो से शादी की। ज्ञानदेव और जाहिदा के 2 बच्चे हुए, एक समीर वानखेड़े, दूसरी उनकी बहन यास्मीन। समीर ने साल 2006 में डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी की। बाद में दोनों के बीच 2016 में तलाक हो गया। इसके बाद साल 2017 में समीर ने मराठी फिल्म अभिनेत्री क्रांति रेडकर से शादी की। उनके 2 बच्चे भी हैं। समीर और यास्मीन अपने नाम के साथ दाऊद भी लगाते हैं। समीर की बहन यास्मीन के पति का नाम अजीज खान है। इस पूरे कंफ्यूजन और समीर वानखेड़े के निकाहनामे पर जब आज तक ने उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े से सवाल पूछे तो उनके जवाब क्या थे, आपको सुनाते हैं। मैं हमेशा कहते आया हूँ, 15 दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ।
मेरा नाम ज्ञानदेव कथुरुजी वानखेड़े है। मैं कितनी बार सब लोगों को बता रहा हूँ। फिर अभी नवाब मलिक ये निकाहनामा लगा के मेरे जाति पे, मेरे धर्म पे और वो ड्रग पे क्या लेना देना कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। आरोप इसलिए लग रहे क्योंकि देखिए ये निकाहनामा है, ये निकाहनामा तो सही होगा। मेरे बेटी की शादी सही हुई है, डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई, निकाहनामा में हम भी थे। लेकिन निकाह उसको ही बोलते हैं जो दो जाति के लोग एक ही जाति के हो तभी निकाह होता है कबूल। तो इसलिए मेरे मिसेस ने सब लिखा होगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि निकाहनामा में आपका नाम दाऊद लिखा हुआ है। सकता है कोई भी कुछ भी, मेरे मिसेस कुछ भी लग सकती है। दाऊद तो फिर मुस्लिम में आ गया ना। हाँ तो लेकिन मैं देखा नहीं ना, मुझे ये नहीं समझ में आता ऐसी इतना शादी में गड़बड़ में। अभी एज ए मैं पिता ऐसा मैं थोड़ी पढ़ूंगा हर चीज। शादी इतना बड़ी गर्दी होती है, मैं क्या पढ़ सकता हूँ उसमें। लेकिन सर इसमें यही आप दिखा रहे तो अभी मुझे मालूम पड़ रहा है। लेकिन इसमें आपके सिग्नेचर भी है इस पूरे निकाहनामे। सब सही होगा जो भी निकाहनामा, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है और शादी में तो कोई पढ़ता भी नहीं है। इतना बड़ी गर्दी होती है, बातचीत होती है, तो कौन पढ़ेगा ये। लेकिन इसमें काजी का कहना है कि हर कोई इंसान इनके परिवार का मुस्लिम है। आपका नाम यहाँ पे दाऊद लिखा हुआ है और जो स्पेशल मैरिज एक्ट आपने बताया उसमें भी दाऊद नहीं लिखा है, डी लिखा हुआ। तो ये क्या नाम छुपाने के लिए किया गया? लेकिन मैं रिटायर हुआ तो डीके वानखेड़े उधर भी डी लिखा है। मेरे बहुत जगह पे डी, शॉर्टकट भी बहुत लोग डीके अभी भी मुझे लोग डीके बोलते, डीके वानखेड़े। मुझे डीके मेरे दोस्त लोग बोलते, कोई दाऊद बोलता है, कोई डीके बोलता है। इसका तो संबंध नहीं आना चाहिए। दाऊद नाम कहाँ से है? सब जगह दाऊद। नवाब मलिक भी एक फेसबुक का फोटो ट्वीट करते उसमें भी दाऊद। हाँ वो हो सकता है कुछ भी। कितने फेसबुक लोग डुप्लीकेट बनाते, क्या उसको फर्जीवाड़ा भी करते। फोटो मेरा है लेकिन कोई भी ऐसा बना सकता है मेरे नाम पे। एक चीज समझ नहीं आ रही, जब पूरे परिवार को ये कहा गया है कि पूरा परिवार मुस्लिम है, काजी खुद बोल रहे कि पूरा परिवार मुस्लिम है, यहाँ पे भी आपका नाम दाऊद लिखा जा रहा है, आपकी सिग्नेचर है, आपका पूरा परिवार का सिग्नेचर है, खुद समीर वानखेड़े का सिग्नेचर है, तो फिर किस तरीके से आप लोग हिंदू बता रहे अपने आप को? क्योंकि काजी तो कह रहे कि पूरा परिवार मुस्लिम है, अगर जो हिंदू होते तो ये शादी नहीं होने देता। मैं इसीलिए तो मैं आपको सब सर्टिफिकेट बताया हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं कौन से जाति का हूँ, कौन से धर्म का। मैंने इसलिए तो बताया आपको। बोले हिंदू है तो शादी नहीं होती। हाँ शादी नहीं हो सकती। अगर हिंदू बोलते दो जाति एक हुई तो ही उसका निकाह होता है। अगर अलग रहे तो नहीं होता ना, निकाह कबूल नहीं होता। मतलब मुस्लिम वो जब दोनों पार्टी मुस्लिम हो तो ही निकाह हो सकता है। इसीलिए मेरे बेटे ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार उधर वो रजिस्ट्रेशन किया है। आप मानते हैं कि आपके परिवार से किसी को मुस्लिम के तौर पे एक झूठ बोला गया कि पूरा परिवार हम लोग मुस्लिम है इसलिए ये शादी हो जाए? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। ऐसा मेरे परिवार में है कितने लोग, बेटा बेटी मैं और बहू, दूसरे कौन है मेरे परिवार में? इधर कोई भी नहीं है। किसने कहा रहेगा आपके परिवार से कि हम सब मुस्लिम है इसलिए ये शादी? पता नहीं है किसने कहा। हाँ सिग्नेचर मेरा ही है, लेकिन मुझे उर्दू पढ़ने को नहीं आता। सिग्नेचर मेरा है। आरोप लग रहे हैं इस मामले में इंक्वायरी की मांग करेगी कुछ? नहीं, मैं कोर्ट में जाऊंगा इसके अगेंस्ट में। जो एट्रोसिटी लगा है मेरे जाति का, मेरे धर्म का, मेरे बेटी का, बहू का, जो मुझे मानसिक तकलीफ हुआ, ये उम्र में मुझे तकलीफ दे रहा है। क्रिकेट के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम। चाहे किसी टीम की जीत हो या हार, खेल भावना हमेशा जीतती आई है और जीतती रहेगी। लेकिन T20 वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान को भारत से एक जीत क्या मिली? पाकिस्तान में जेंटलमैन्स गेम की परिभाषा बदल गई। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद के बयान के बाद अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान वकार यूनुस ने भी इस जीत में धार्मिक रंग ढूंढ लिया। मैच के दौरान पाकिस्तान टीम के एक खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान नमाज पढ़ते नजर आए थे। इस तस्वीर को देखकर वकार यूनुस की कट्टर सोच जाग गई। उन्होंने एक बयान दिया। हालांकि पाकिस्तान में ही सोशल मीडिया पर इस बयान की जबरदस्त धुलाई होने के बाद वकार ने 24 घंटे के अंदर माफी मांग ली। फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि यह माफी दिल से निकली है या सिर्फ जुबान से, क्योंकि इस माफी में सच्ची भावनाओं की कमी दिखाई देती है। माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। इसे कहते हैं सफलता का सदमा, जिसके शिकार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान वकार यूनुस हो गए। वैसे 49 साल की उम्र मानसिक संतुलन खोने की नहीं होती है, लेकिन जब पहली बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत पर जीत मिली तो यह खबर दिमाग पर चढ़ गई होगी। शायद इसीलिए जुबान फिसल गई होगी।
ऐसा वकार के चाहने वालों का मानना है। जिस सेंसिबल तरीके से, जिस अग्रेसिवनेस भी थी, जिस तरीके, और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। जीत के बाद पाकिस्तान के एक खिलाड़ी ने खुदा का शुक्रिया क्या किया, वकार यूनिस जीत का जश्न मनाने के बजाय इस तस्वीर को सांप्रदायिक रंग देने में जुट गए और दिल की बात को जुबान से जाहिर कर दिया। इसके बाद सोशल मीडिया की पिच पर वकार के बयान की जबरदस्त धुनाई शुरू हो गई। खुद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज रजा ने ट्वीट करके वकार यूनिस के चौके छक्के छुड़ा दिए। रमीज रजा ने ट्वीट में लिखा, जरा भी हैरान नहीं हुआ। मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि एक आदमी जो अपने देश की भाषाओं और शहरों के बारे में नस्लभेदी है, वो आसानी से धार्मिक मतभेदों के बारे में इस तरह की नकारात्मक टिप्पणी कर सकता है। इतना ही नहीं, रमीज रजा ने अपने ट्वीट में हैशटैग ऑलवेज बिटर यानी हमेशा कड़वा और हैशटैग ऑलवेज नेगेटिव यानी हमेशा नकारात्मक भी लिख दिया। जब सोशल मीडिया की पिच पर वकार के बयान की धुनाई हुई तो उन्हें 24 घंटे के अंदर गलती का एहसास हुआ। उनकी अंतरात्मा तुरंत प्रायश्चित के लिए तैयार हो गई। वकार यूनिस अब माफी से भरी धीमी गेंदें फेंक रहे हैं। मेरी इंटेंशंस कभी भी ऐसी नहीं थी कि मैं कभी भी रिलीजियस पे तो मैं कभी कमेंट नहीं करता, ना मैं उस पे पंगा लेता हूँ। तो आई वाज ऑल एक्साइटेड, आई वाज वेरी एक्साइटेड कि पाकिस्तान मैच जीता है, एंड उस एक्साइटमेंट में क्योंकि आई सॉ रिजवान प्लेइंग ऑल्सो, तो उसमें शायद मैंने वर्ड्स कुछ ऐसे यूज कर दिए जिससे हो सकता है कि किसी के सेंटिमेंट्स अगर हर्ट हुए हों। सो आई अपोलोजाइज कि अगर आपको किसी को मेरी वजह से तकलीफ हुई है। ये कैसी जुबान है जो 24 घंटे में ठीक हो गई। वकार यूनिस अकेले ऐसे आदमी नहीं है जो पाकिस्तान की जीत को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तानी गृह मंत्री शेख रशीद ने पाकिस्तान की जीत को इस्लाम की जीत बताकर अपनी बौद्धिक शक्ति का परिचय दे दिया था। पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो, आज हमारा फाइनल था। हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। शेख रशीद ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम की जीत आलम इस्लाम यानी विश्व के मुसलमानों की जीत है। शेख रशीद को कौन ये समझाए कि इससे पहले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हमेशा भारत से हारता आया है। क्या उस हार को भी वो अपने धर्म से जोड़ेंगे? शेख रशीद जैसी सोच रखने वालों को असदुद्दीन ओवैसी ने अपने अंदाज में जवाब दिया है। हमारे पड़ोसी मुल्क का एक मिनिस्टर है, पागल है बेचारा, पागल है। उसने कह दिया कि पाकिस्तान जीता तो इस्लाम की कामयाबी हो गई। अरे अहमक, दीन इस्लाम को क्रिकेट मैच से क्या करना है? दीन को क्रिकेट मैच से क्या करना है? मगर ये पड़ोसी के लोग समझ में नहीं आता। अरे मिनिस्टर, पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। क्रिकेट मैच के जरिए अपनी कट्टर भावनाओं को जाहिर करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्रिकेट में सांप्रदायिक खेल वाली सोच अच्छी बात नहीं है। वैसे वर्ल्ड कप अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हिसाब बराबर करने के कई मौके बाकी हैं। आज तक के अब पाकिस्तान से वापस अपने देश लौटते हैं और विश्लेषण की दिशा को सुप्रीम कोर्ट की तरफ मोड़ते हैं। अब तक आपको यह खबर मिल चुकी होगी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में 3 सदस्यों की एक जांच कमेटी बनाई है। अब यह जांच कमेटी इस बात का पता लगाएगी कि केंद्र सरकार ने इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए देश के राजनेताओं, पत्रकारों और दूसरे लोगों की जासूसी करवाई है या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के दौरान सिस्टम पर किस तरह के कटाक्ष किए, आज उस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि कोर्ट का फैसला अक्सर एक लाइन का होता है, लेकिन उससे पहले की गई टिप्पणियों के मायने बहुत गहरे होते हैं और उसमें ही फैसले का सार होता है। इसीलिए कोर्ट की टिप्पणी को गहराई से समझना आप सबके लिए जरूरी है।
आज पेगासस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले मशहूर अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल के मशहूर उपन्यास के एक कथन का जिक्र किया, जिसके अनुसार यदि आप कोई बात गुप्त रखना चाहते हैं तो उसे स्वयं से भी छिपाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार को हर बार फ्री पास नहीं दिया जा सकता और सरकार की तरफ से बार बार केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का आह्वान करने से कोर्ट मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह कमेंट इसीलिए किया क्योंकि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर अपने एफिडेविट में ज्यादा डिटेल देने से इनकार कर दिया था। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट सरकार के अब तक के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। पेगासस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच कर रही थी, जिसमें चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने पावर ऑफ द राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार की शक्ति के बारे में बताते हुए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विलियम पिट की कही हुई एक बात का ऐतिहासिक उदाहरण भी दिया। विलियम पिट ने मार्च 1763 में कहा था कि ब्रिटेन का सबसे गरीब आदमी अपनी झोपड़ी में राजा की सभी शक्तियों को नकार सकता है। भले ही गरीब का घर कमजोर हो सकता है, उसकी छत हिल सकती है, हवा उसकी छत को उड़ा कर ले जा सकती है, उसके घर में तूफान आ सकता है, बारिश का पानी आ सकता है, लेकिन इंग्लैंड का राजा उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। राजा की सारी ताकतें गरीब के बर्बाद हो चुके मकान की दहलीज को पार करने की हिम्मत नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम सूचना क्रांति के युग में रहते हैं, जहां लोगों का पूरा जीवन क्लाउड में संग्रहित होता है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जहां टेक्नोलॉजी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक उपयोगी उपकरण है, वहीं इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के पवित्र निजी स्थान को भंग करने के लिए भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इन उदाहरणों, तल्ख टिप्पणियों और चिंताओं से आप समझ सकते हैं कि जासूसी कांड और राइट टू प्राइवेसी को लेकर कोर्ट कितनी गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कटाक्ष किए, उनकी चर्चा सियासत के गलियारों में गूंज रही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को सुनकर विपक्ष के नेताओं को राजनीतिक एनर्जी बूस्टर मिल गया है। हमारे देश पर आक्रमण है, हमारे लोकतंत्र पर आक्रमण है और हमारी जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसको नष्ट करने का अटेम्प्ट है। ये पेगासस जो है, ये या प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है या फिर होम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है। ये कोई दूसरा व्यक्ति ऑर्डर नहीं कर सकता है। और अगर प्रधानमंत्री ने हमारे ही देश पर किसी और देश से मिलकर आक्रमण किया है, तो फिर इस पे प्रधानमंत्री की व्यू हम सुनना चाहते हैं। क्या उन्होंने किया है? और अगर किया है तो क्यों किया है? क्योंकि अगर हम लीगली देखें तो पेगासस इज इलीगल। इट इज नॉट लीगल इन इंडिया टू डू स्नूपिंग यूजिंग पेगासस। ही इज नॉट अबव द नेशन, ही इज नॉट अबव द इंस्टीट्यूशंस। जो ये पेगासस से जो डेटा मिल रहा था, इसमें चीफ मिनिस्टर्स थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स थे। क्या ये जो डेटा आ रहा था, ये क्या प्रधानमंत्री को मिल रहा था? ये क्या होम मिनिस्टर को दिया जा रहा था? ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन का जो फोन है, जो टैप हो रहा है, अगर उसका डेटा प्रधानमंत्री को जा रहा है, अगर सीईसी का डेटा, ऑपोजिशन लीडर्स का डेटा प्रधानमंत्री को जा रहा है, दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट। उनके पास कुछ भी नया नहीं है। राहुल हैज नथिंग न्यू टू ऑफर। वही बातें, वही शब्दावली, वही वोकैबुलरी और हर विषय को लेकर उन्हीं विषयों को बारंबार दोहराना, यही राहुल गांधी कहते हैं। डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी पे हमला हो गया है, डेमोक्रेसी को बचाना है, भारत के संविधान पर भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है। यही राहुल गांधी की वोकैबुलरी है। रिपीटिशन एंड राहुल गांधी स्टैंड हैंड इन हैंड। प्रॉपर्टी की खोजबीन ने सितंबर में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाउसिंग.com के पोर्टल पर सितंबर में ऑनलाइन प्रॉपर्टी सर्च का आंकड़ा ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। फेस्टिव सीजन से ठीक पहले हुई घरों की इस तलाश ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बिक्री के नए रिकॉर्ड बनने का भरोसा बढ़ा दिया है। देश के रियल एस्टेट सेक्टर को इस बार के फेस्टिव सीजन से ढेरों उम्मीदें हैं। कोरोना काल में हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए प्रॉपर्टी मार्केट त्योहारों के इस मौसम का बेसब्री से इंतजार भी कर रहा था।
जुलाई सितंबर तिमाही की बिक्री के आंकड़े सामने आने के बाद अक्टूबर दिसंबर तिमाही में घरों की बिक्री के नए रिकॉर्ड बनाने का भरोसा बढ़ गया है। Housing.com के सर्वे की माने तो अक्टूबर नवंबर में घर खरीदने की तैयारी ग्राहकों ने सितंबर में ही शुरू कर दी थी। रियल एस्टेट सेंटिमेंट्स इस समय काफी पॉजिटिव हैं। हिस्टोरिकल लो इंटरेस्ट रेट्स के साथ साथ डेवलपर्स द्वारा दिए गए डिस्काउंट्स भी बायर्स को बहुत आकर्षित कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक घर खरीदने के प्रति एक उत्साह है उसको रिवाइवल मिला है। हमारे ऑनलाइन प्रॉपर्टी सर्च इंडेक्स आइरिस के मुताबिक जो इस समय सितंबर में एक ऑल टाइम हाई पे है, उसके मुताबिक सबसे ज्यादा ऑनलाइन प्रॉपर्टी सर्चेस दिल्ली एनसीआर में हो रहे हैं। ऑनलाइन प्रॉपर्टी खोजने वालों का आंकड़ा जुटाने के लिए Housing.com ने इंडियन रेजिडेंशियल इंडेक्स फॉर ऑनलाइन सर्च यानी IRIS लॉन्च किया था। इसके जरिए देश के 42 शहरों में प्रॉपर्टी की खोजबीन करने वालों की जानकारी जुटाई जाती है। Housing.com के मुताबिक ऑनलाइन प्रॉपर्टी खोजने वालों की तादाद इस बार सितंबर में ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इसके पहले सितंबर 2020 में लोगों ने सबसे ज्यादा ऑनलाइन प्रॉपर्टी सर्च की थी। यानी फेस्टिव सीजन से पहले लोग प्रॉपर्टी की ऑनलाइन खोजबीन जोर शोर से करते हैं। ऑनलाइन सर्च में तेजी के बाद Housing.com का मानना है कि आने वाले महीनों में घरों की बिक्री में उछाल आने का अनुमान है। जो लैंड ओनर्स ने रेंटल्स कम कर रखे थे कोविड से पहले वाले रेंटल्स से और कोविड के बीच में जो रेंटल कर दिए थे, दोबारा उन्होंने उस रेंटल्स को बढ़ा दिया है और रिटेलर्स भी अब तैयार है उस रेंटल को देने के लिए बिकॉज ऑफ कस्टमर्स, क्योंकि कस्टमर्स की ग्रोथ बढ़ रही है और एक फेस्टिवल सीजन भी है। आपको पता है कि भारत देश जो एक त्योहारों का देश है और शादी का सीजन भी है, उससे भी कस्टमर के पैर अब रिटेलर्स के दुकानों में पड़ रहे हैं और ये बहुत अच्छा साइन है। जिस तरह से हाल के दिनों में कमर्शियल प्रॉपर्टी के किराए और डिमांड बढ़ी है, उन्होंने भी रियल एस्टेट सेक्टर में चौतरफा तेजी का भरोसा बढ़ा दिया है। IRIS इंडेक्स के मुताबिक सबसे ज्यादा खोज 2 और 3 BHK फ्लैट्स के लिए हुई थी। इसमें भी 50 लाख से कम कीमत के फ्लैट्स की खोजबीन सबसे ज्यादा हुई है। उसके बाद 50 लाख से 1 करोड़ की कीमत के बीच के घरों को लोग तलाश रहे हैं। आदित्य के राणा, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।